Hi guys, welcome to Anushala by Anushri. So let us continue with our ultimate revision series for class 10th and we were studying about geography. 3 चैप्टर्स ऑलरेडी कवर हो चुके हैं. बारी है चैप्टर 4 की एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस ना उठने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. ठीक, दूसरा रीज़न क्या है? चैप्टर बड़ा है. ठीक, तो कंसेप्ट बहुत सारे मिल जाते हैं. मतलब बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आ जाए, है ना, शॉर्ट आंसर में भी आ जाए, लॉन्ग आंसर में भी आ जाए और 5 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ सकता है. गेटिंग? तो हम पढ़ते पढ़ते देख लेंगे कि कौन सा क्वेश्चन, मतलब किस टॉपिक से क्वेश्चन कितने मार्क्स में आ सकता है. राइट, चलो. एग्रीकल्चर के बारे में जब हम बात करते हैं तो इंडिया की बात आती है. एग्रीकल्चरली मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्री है. ठीक है, कारण क्या है? क्योंकि इंडिया का एग्रीकल्चर बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है और वास्ट है. राइट, साथ में इंडिया की 2/3 पॉपुलेशन इंगेज्ड है डायरेक्टली एग्रीकल्चर में. गेटिंग? अब इसमें डिपेंड करता है कि टाइप्स ऑफ फार्मिंग डिफरेंट है. तो जो 2/3 पॉपुलेशन है ये भी डिवाइडेड है ये टाइप्स ऑफ फार्मिंग के अंदर. मेजरली 2 बिग पार्ट्स हैं, सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग. राइट, सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है कि जब व्यक्ति फार्मिंग तो करता है लेकिन बेचने के लिए नहीं, मतलब उसका मेन पर्पस यहाँ पर लार्ज प्रॉफिट्स का नहीं है. गेटिंग? ठीक है, तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग 2 टाइप की है, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एंड इंटेंसिव सब्सिस्टेंस. प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग ये बताती है कि भाई यहाँ पर ना जो लोग फार्मिंग कर रहे हैं वो स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड पे काम करेंगे. टूल्स उनके प्रिमिटिव होंगे, मतलब पुराने टूल्स पर मशीनरी यूज़ नहीं करेंगे. लैंड उनके पास बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होगी. गेटिंग? मॉनसून पे डिपेंड करेंगे, मतलब इरिगेशन की फैसिलिटीज़ नहीं रखेंगे अपने पास ज़्यादा. नेचुरल सॉइल फर्टिलिटी पर डिपेंड करते हैं. इट मीन्स दे विल नॉट बी यूजिंग एनी काइंड ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स या फिर जिसको आप कहें फर्टिलाइजर्स या इंसेक्टिसाइड्स. ओके, देन दे विल नॉट बी एम्प्लॉइंग एनी लेबरर. ठीक है, किसी भी दूसरे लेबरर को एम्प्लॉय नहीं करेंगे. दे विल डिपेंड ऑन फैमिली लेबर. लोग, फैमिली के लोग ही मिलकर आपस में क्या करेंगे, काम करेंगे और उसी से जो फार्मिंग होगी मेजरली उसको सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज़ करते हैं. गेटिंग? और सेल्फ कंजम्पशन. राइट, किसमें? प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में. देन यहाँ पर प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का एक टाइप भी होता है जिसको हम बोलते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर. ठीक है, और इसको हम अलग अलग नाम से भी जानते हैं. मोस्ट कॉमनली हम इसको बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन. गेटिंग? स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्यों बोलते हैं? क्योंकि नाम में ही कंसेप्ट है. ठीक है, स्लैश का मतलब काटना और बर्न का मतलब जलाना. राइट, फार्मर्स क्या करते हैं, यहाँ पर एक पैच ऑफ लैंड को क्लियर करते हैं, ट्रीज़ को जलाते हैं. जो ऐश होती है, ठीक है, ऐश यानी कि जो राख होती है उससे उसको किस में मिला देते हैं? सॉइल में मिला देते हैं. ठीक है, टू इंक्रीज फर्टिलिटी. ये एरो क्यों लगा है? क्योंकि मेरी भाषा में इसका मतलब है बढ़ाना. ठीक है, और इसका मतलब है डिक्रीज. गेटिंग? नोट्स बनाते बनाते आपकी खुद की एक साइन लैंग्वेज बन जाती है जिसका यूज़ करके आप और ज़्यादा स्पीड बढ़ा देते हैं अपनी. ठीक है, स्पीड के साथ साथ क्लैरिटी बढ़ती है. ओके, देन सॉइल के साथ मिलाने के बाद उस ऐश को कल्टीवेट करते हैं. ठीक है, जिससे क्या होता है, नेचुरली फर्टिलाइज़र बिना, कोई केमिकल फर्टिलाइज़र बिना ऐड किए क्या होता है, एग्रीकल्चर हो जाता है. राइट, देन इसके बाद क्या करते हैं, हार्डली 1 या 2 साल तक इस पर्टिकुलर फील्ड को कल्टीवेट किया जाता है, फिर इसको खाली छोड़ दिया जाता है और दूसरी किसी जगह पर मूव किया जाता है. ठीक है, मतलब ये लंबे समय के लिए सेटल्ड एग्रीकल्चर नहीं होता. ठीक है, जगह को खाली छोड़ दिया जाता है, फिर उसके बाद जाके कहीं और पर एग्रीकल्चर किया जाता है. फिर इसको हम अलग अलग नाम से जानते हैं अलग अलग जगह पर, जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. इंडिया के जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं जिनको आप बोलते हैं 7 सिस्टर्स. ठीक है, ये यहाँ पर क्या बोला जाएगा, इसको झूमिंग. ठीक, मणिपुर में पामलव. बस्तर या अंडमान रीजन्स में बोला जाएगा दीपा. बस्तर का है छत्तीसगढ़ और अंडमान आइलैंड्स आपके साउथ में. ठीक, मिल्पा बोला जाएगा मैक्सिको या अमेरिका में. ठीक है, कोनुकू इन वेनेजुएला, रोका इन ब्राज़ील, मासोल इन सेंट्रल अफ्रीका, लडांग इन इंडोनेशिया, दाहिया बेवार इन मध्य प्रदेश. अब आप इतने सारे नाम तो याद करने से रहे,
ठीक है। तो बेसिकली अगर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के ऊपर एक एस्टिमेट लगाने की कोशिश करेंगे कि हमको कौन कौन से नाम याद रखने की ज़रूरत है, तो आपको झूमिंग नाम याद रखना है, ठीक है। आप ये याद रख सकते हैं, पामलाऊ मणिपुर, राइट। देन लडांग इंडोनेशिया, और ये एमपी वाला याद कर लो, दाहिया एंड बेवार, ठीक है। ये अगर आपको याद नहीं भी रहता है, मिल्पा एक आध बारी पूछा होगा, बाकी ये कोनोकू, रोका, दीपा ये सब नहीं पूछता है जनरली, राइट। तो ये अलग अलग नाम हैं, इनसे एमसीक्यू बनेगा और कुछ नहीं बनेगा, राइट। और अगर आपको पूछना भी हुआ तो वो हार्डली एक आध नंबर में आपसे या 2 मार्क्स के क्वेश्चन में शॉर्ट आंसर में आपसे /1 एग्रीकल्चर पूछ सकता है, गेटिंग। देन कमर्शियल फार्मिंग के ऊपर आते हैं। दूसरा टाइप क्या है, कमर्शियल। बाय द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, मतलब कि ट्रेड के लिए ही बात हो रही है यहाँ पर, और ट्रेड किस लिए करते हैं लोग, प्रॉफिट के लिए, ठीक है। तो मोटिव क्या है, प्रॉफिट। अब प्रॉफिट मोटिव है तो प्रॉफिट बढ़ाने के लिए आपका जो प्रोडक्शन है उसकी क्वालिटी भी इम्प्रूव करनी पड़ेगी। तो मॉडर्न इनपुट्स को लगाया जाता है, जैसे कि पेस्टिसाइड्स को यूज़ किया जाता है, फर्टिलाइजर्स को यूज़ किया जाता है, इंसेक्टिसाइड्स, HIV सीड्स एक्सेट्रा, ठीक है। पेस्टिसाइड्स मतलब जो पेस्ट को मारते हैं, कीड़ों को मारते हैं। इंसेक्टिसाइड कुछ पर्टिकुलर इंसेक्ट्स के लिए होते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजर जो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, और HYV का मतलब होता है हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, ठीक, इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ सीड्स होते हैं। देन कमर्शियल क्रॉप्स आर ग्रोन, कौन सी क्रॉप्स उगाएंगे, कमर्शियल, मतलब जिनसे प्रॉफिट ज़्यादा होता है। ट्रांसपोर्टेशन और लेबर की इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, अगर प्रॉपर लेबर नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा, और ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो रॉ मटेरियल इंक्लूडिंग दी रॉ मटेरियल एज वेल एज दी फिनिश प्रोडक्ट, फिनिश क्रॉप जो है वो भी पहुंच नहीं पाएगी मार्केट प्लेस तक, राइट। अब कमर्शियल फार्मिंग का एग्जांपल क्या है, प्लांटेशन। प्लांटेशन का मतलब होता है कि जब आप सिंगल क्रॉप को बड़े एरिया में ग्रो करते हैं तो उसको प्लांटेशन बोलते हैं। जनरली माइग्रेंट लेबर्स जो दूर दूर से आते हैं, जिनको अपने एरियाज़ में जॉब्स नहीं मिलती हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, प्लांटेशंस के काम करने के लिए आते हैं। यूजेस कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स, मतलब प्लांटेशन सिंगल क्रॉप बड़े एरिया में लग रही है तो काफ़ी ज़्यादा कैपिटल यूज़ होता है, साथ में इनपुट्स भी वैसे ही लगते हैं, ठीक है। हैवी मशीनरीज़ को यूज़ करना पड़ जाता है, कई बार इरिगेशन की फैसिलिटीज़ को बहुत यूज़ करना पड़ता है। देन दे आर प्रोड्यूस एज रॉ मटेरियल। जनरली प्रोडक्शन किन चीज़ों को होता है, रॉ मटेरियल। इंडिया में हम देखते हैं प्लांटेशन क्रॉप कौन कौन सी हैं, टी यानी चाय, कॉफ़ी, रबर, बनाना, शुगर केन। टी फेमस कहाँ की है हमारे पास, असम, नॉर्थ बंगाल, और कॉफ़ी कहाँ की है, कर्नाटका। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, कॉफ़ी के बारे में आपसे पूछ सकता है, ठीक है। देन वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन इज़ नेसेसरी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग के बारे में। नाउ लेट अस कम टूवर्ड्स दी क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब क्या है कि अगर हम कहते हैं कि इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, ठीक है, तो हमारे पास इतने सालों का एक्सपीरियंस है, तो कुछ एक पर्टिकुलर पैटर्न बना, एक स्ट्रैटेजी बनी है कि किस तरीके से क्रॉप्स को, कौन सी क्रॉप को कब ग्रो किया जाता है, और ये कैसे बनाया गया है, पैटर्न कैसे बनाया गया है, ये देखकर कि किस क्रॉप के लिए सूटेबल क्लाइमेट कौन सा होता है, सूटेबल वेदर कौन सा होता है ना, रेन कंडीशन क्या चाहिए हमको, प्रेसिपिटेशन कितना चाहिए, ह्यूमिडिटी कितनी चाहिए, टेम्परेचर कितना चाहिए, राइट। ये सारी चीज़ों के बेसिस पर, क्रॉपिंग पैटर्न के बेसिस पर 3 अलग अलग टाइप्स बताए गए हैं, ठीक है, रबी, खरीफ एंड जैद। ये नाम हम लोग ने बचपन से सुने हैं, लेकिन जनरली कन्फ्यूजन हो जाती है। कन्फ्यूजन दूर करने का तरीका क्या है, ऐसे प्रिसाइज नोट्स। प्रिसाइज का मतलब छोटा नहीं होता है ना। अगर कोई ये सोचता है कि मैम कहते हैं प्रिसाइज नोट लेकर आए हैं, तो डजेंट मीन्स कि नोट्स छोटे हैं। प्रिसाइज का मतलब है कि अब अगर आप ये पढ़ रहे हैं, इसके बाद आपको कहीं नहीं जाना कुछ और भी पढ़ने के लिए, राइट। इसलिए हम इनको अल्टीमेट रिवीजन में लेकर आए हैं कि अब आपको NCERT नहीं उठानी। अगर आप खुद के नोट्स भी नहीं उठाएंगे ना तो भी यहाँ से काम बन जाएगा, बट दी की टू सक्सेस हियर इज ओनली रिविजन, राइट। एक बार लेक्चर देखने से काम नहीं बनेगा, यू हैव टू रिवाइज ऑल दीज थिंग्स अगेन एंड अगेन, गेटिंग। चलो, रबी क्रॉप्स ग्रो होती हैं भाई अक्टूबर, मतलब सोन, इनको रोपा जाता है, उगाया कब जाता है, अक्टूबर दिसंबर में, यानी विंटर्स, ठीक है, किसको, रबी को। वहीं अगर हम खरीफ क्रॉप की बात करते हैं तो इनको उगाया जाता है मानसून में, ठीक है। जैद क्रॉप्स दोनों के बीच में होती हैं, ठीक है, मतलब ये विंटर्स और मानसून के बीच में कौन सी क्रॉप्स हो जाएंगी, जैद। इनके लिए ज़्यादा समय नहीं होता है, लगभग 2 मंथ्स,
जैद क्रॉप्स के लिए, ये आप ध्यान रख सकते हैं। देन अब इनको हमने विंटर्स में लगाया है तो हम इनको हार्वेस्ट कब करते हैं, समर, अप्रैल से जून में, ठीक। और वहीं पर खरीफ क्रॉप्स को कब हम हार्वेस्ट करेंगे, इनको काटेंगे कब, जब हम रबी क्रॉप्स लगा रहे होंगे अराउंड, ठीक है। मतलब रबी क्रॉप्स की शुरुआत करने से पहले हम खरीफ क्रॉप्स को हार्वेस्ट कर चुके होते हैं, यानी सितंबर से अक्टूबर के बीच में, ठीक। इनको कब हार्वेस्ट करते हैं हम, समर मंथ्स में, गेटिंग। अब क्रॉप्स देख लो, कौन कौन सी क्रॉप्स होंगी जिनको विंटर में लगाया जाता है। अब यहाँ से ना थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। जैसे आपने वीट तो आपने याद कर लिया, राइट। वीट और बार्ले आप याद कर सकते हो। पीस यानी हम देखते हैं जनरली जो मटर होता है वो ठंड में आ रहा है, ठीक है। फिर ग्राम, चने, जनरली वो भी जो हरे चने होते हैं वो भी हम ठंड में खाते हैं, और मस्टर्ड यानी सरसों, ठीक है। इस तरीके से हम थोड़ा बहुत रिलेटेबल कुछ लॉजिक लगा कर उनको याद कर सकते हैं। अब मॉनसून में लगा रहे हैं तो कौन सी क्रॉप्स लगेंगी, ऑब्वियसली जिनमें पानी ज़्यादा लगेगा। पैडी यानी कि राइस, ज़्यादा पानी लगता है। मेज़, जूट को भी बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, राइट। ज्वार, बाजरा कोर्स ग्रेन्स हैं। कॉटन को भी सफिशिएंट अमाउंट में पानी चाहिए, है ना। यहाँ पे आप पल्सेस से याद कर सकते हैं। देखो ये ज्वार, बाजरा, तूर, मूंग, उड़द, ये सब क्या है, ये सारी पल्सेस है। तो आप ध्यान रख सकते हैं कि खरीफ क्रॉप्स जिनको हम मानसून में लगा रहे हैं ज़्यादातर वो कैसी हैं, पल्सेस हैं और मिलेट्स हैं, ठीक है। राइस तो है ही, है ना, यानी कि पैडी क्योंकि पानी चाहिए, राइट। ग्राउंड नट और सोयाबीन। यहाँ पर कौन कौन सी क्रॉप्स हैं, वाटरमेलन, मस्कमेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल फॉडर, ठीक है। अब देखो जैद क्रॉप्स यानी रबी और खरीफ के बीच में लग रही है, ये जनरली वो वाली क्रॉप्स हैं या वो वाले प्रोडक्ट्स हैं जो हमको हाइड्रेट रखते हैं, है ना। वाटरमेलन, मस्कमेलन, कुकुम्बर, ठीक। तो इनको हम इस तरीके से याद रख सकते हैं, ओके, ठीक। चलो अब देखो एरिया, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ज़्यादा ग्रो करेगा, मतलब ऊपर वाला जो ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है। अब इंडिया का गड़बड़ बना है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये वाले जो हिस्से होते हैं, है ना, यहाँ पर ज़्यादा ग्रो करेगी रबी क्रॉप, ठीक। खरीफ क्रॉप कहाँ पर ज़्यादा ग्रो करती है, असम, मतलब ऑब्वियस सी बात है जहाँ पर पानी ज़्यादा होगा। असम क्योंकि यहाँ पर ब्रह्मपुत्र रिवर है, वेस्ट बंगाल गंगा रिवर है, उड़ीसा महानदी रिवर है, ठीक। ये मिलकर 3 टाइप के राइस क्रॉप्स ग्रो करते हैं, ये तीनों स्टेट, ओस, अमन एंड बोरो। ये आपके MCQ में आ सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखें, ऐसे पॉइंट्स को स्टार मार्क करो और इनको पेपर की एक रात पहले ज़रूर से पढ़ के जाओ, ठीक है। क्योंकि कुछ भी हो जाए मैं MCQ के 20 मार्क्स तो छोड़ने नहीं है किसी भी हालत में, राइट। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि रबी क्रॉप्स कौन कौन से एरिया में हो रही है, हमने देखा नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वाले हिस्से गिनो, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, यूपी, ठीक। वहीं पे अगर हम खरीफ क्रॉप की बात कर रहे हैं तो हमने इनके एरिया तो देख ही लिए, असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्रा, तमिलनाडु, मतलब कि ये नॉर्थ ईस्ट की भी बात कर रहे हैं और आपके साउथ की भी बात कर रहे हो। थोड़ा बहुत हिस्सा इनका पंजाब हरियाणा वाला भी आ जाएगा, गेटिंग। शुगर केन अलग से क्यों लगाया, क्योंकि शुगर केन को पूरा 1 साल लगता है ग्रो करने के लिए, गेटिंग। चलो अब हम जाएंगे मेजर क्रॉप्स के ऊपर। मेजर क्रॉप्स क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें ये देखना है कि इंडिया में जो क्रॉप्स ग्रो कर रही हैं मेजरली उनको हमने डिवाइड कैसे किया है और उनके फीचर्स क्या हैं, है ना, उनके लिए कौन कौन सी कंडीशंस नेसेसरी हैं, राइट। चलो बात करते हैं राइस की। राइस को हम एक और नाम से जानते हैं, पैडी। अब हमने अभी देखा कि राइस कैसी क्रॉप है जिसको पानी ज़्यादा लग रहा है, पानी ज़्यादा लग रहा है तो हम मानसून में ग्रो करेंगे, और मानसून में ग्रो करेंगे तो ये कौन सी क्रॉप होगी, खरीफ, ठीक। देखो राइस इंडिया में हम जानते हैं कि भैया स्टेपल फूड है ना, ज़्यादातर लोग राइस को डेली जो डेली डाइट है उसमें इंक्लूड करके रखते हैं, ठीक है। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चाइना के बाद, किसका, राइस का, ठीक है। खरीफ क्रॉप है, हाई टेम्परेचर चाहिए, मतलब 25 डिग्री से ऊपर, ठीक। हाई ह्यूमिडिटी, मतलब टेम्परेचर इनको टेम्परेचर तो ज़्यादा चाहिए है और उमस भी ज़्यादा चाहिए, ड्राईनेस नहीं होनी चाहिए। रेनफॉल साल भर में कितनी, 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर एवरेज रेनफॉल साल भर में मिलनी ही चाहिए, या फिर प्रॉपर इरीगेशन, है ना, पानी की सप्लाई प्रॉपर होनी चाहिए। देन
प्लेन्स ऑफ कहाँ ग्रो करेगा राइस ज़्यादातर? प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, कोस्टल एरियाज एंड डेल्टिक रीजन। ठीक है, ये तीनों जगह ऐसी हैं जहाँ पर पानी पर्याप्त मात्रा में है ना। प्लेन्स ऑफ नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट क्यों? क्योंकि ये बेसिकली क्या हैं आपके नॉर्दर्न प्लेन्स। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन सी रिवर फॉर्म करी? नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की बात अगर हम कर रहे हैं तो इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, 9th स्टैंडर्ड में ड्रेनेज चैप्टर में हमने तीनों रिवर सिस्टम देखे हुए हैं। ठीक है, कोस्टल एरियाज ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला जो हिस्सा होता है इसको कोस्टल एरिया बोलते हैं। पानी है दोनों तरफ, पानी की अवेलेबिलिटी। डेल्टिक रीजन, अगेन डेल्टा वाला जो रीजन होता है थोड़ा सा मार्शी होता है और पानी से जुड़ा हुआ है एकदम, तो यहाँ पर भी क्या होता है राइस ग्रो कर सकता है। ठीक है, देखो मोस्ट ऑफ द टाइम ना परेशानी क्या होती है, अगर मैं बात करूँ कि जब मैं 10th में थी, ठीक है, तो मुझे भी ना ये सारी चीज़ें बहुत टफ लगती थी याद करने में। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऐसा लगता था कि यार कितने सारे फैक्ट्स हैं, हर एक क्रॉप के बारे में हम कितना ज़्यादा याद करने बैठेंगे और याद रहेगा कैसे, कितना भी रिवाइज़ कर लो। धीरे धीरे करके मुझे ये समझ में आया कि एक्चुअली याद करने के लिए भी हमें अपने माइंड को ट्रिक करना है। ठीक है, हमें अपने माइंड को ये नहीं फीड करना है कि तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन याद करनी है। हमें अपने माइंड को इतना ट्रेंड करना है कि हम एक लॉजिक से दूसरा लॉजिक जोड़ सकें, सिंपल। ठीक है, हमें ये पता है कि खरीफ क्रॉप हो गई, खरीफ क्रॉप मतलब पानी चाहिए तो टेम्परेचर भी ज़्यादा लगेगा, ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा चाहिए, 100 सेंटीमीटर लगभग, नहीं होगा तो इरिगेशन करना पड़ेगा। ठीक है, अब स्वाभाविक सी बात है कि जब हमें पानी चाहिए तो नेचुरली ऐसा तो नहीं है कि राइस हमने आज ग्रो करना चालू किया जब इरिगेशन की फैसिलिटीज़ आ गई हैं, राइस तो हम कब से ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि जब नेचुरली लोग राइस ग्रो कर रहे होंगे बिना इरिगेशन फैसिलिटीज़ के, तो कहाँ करेंगे? जहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी होगी, और पानी की अवेलेबिलिटी कहाँ होगी? जहाँ पर रिवर सिस्टम्स होंगे वेल डेवलप्ड, है ना, बड़ी बड़ी रिवर्स होंगी, कोस्टल एरियाज़ होंगे और डेल्टिक रीजन होंगे। ठीक है, डेवलपमेंट, डेंस नेटवर्क ऑफ कैनाल्स एंड ट्यूबवेल्स इंपॉर्टेंट है इन द एरियाज ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, यूपी, राजस्थान एंड रीजन्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि जिस जगह पर, ये सारी जगह तो ऐसी हैं जहाँ पर पानी अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन ऐसी जगह जहाँ पर उतना इरिगेशन अच्छा नहीं है तो वहाँ पे हमें कैनाल्स बनानी पड़ती है, यानी कैनाल्स का मतलब होता है नहर। ट्यूबवेल्स लगाने पड़ते हैं ना, मतलब कि खेत में पर्सनल वेल्स, राइट। कौन कौन से रीजन्स में ज़्यादा है? पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान रीजन्स। ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा भी है जो आगे वाला है, इसको भी हम जोड़ सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट राइस। चलो वापस चलेंगे, मतलब आगे चलेंगे। वीट भी सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है ना, क्योंकि रोज़ हम अपने खाने में वीट को इंक्लूड कर रहे हैं, है ना। स्टेपल कहाँ पर है? नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में। साउथ इंडिया में आप कहें तो ये उतना स्टेपल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लोग किसको प्रेफर करते हैं? राइस को। गेटिंग? रबी क्रॉप है वीट, है ना, मतलब रबी क्रॉप है, इसका मतलब क्या है? कब उगाई जाएगी, कब सोन किया जाएगा इसको? विंटर्स में। ठीक है, विंटर्स में इसको उगाया जाएगा, तो कूल ग्रोइंग सीजन स्वाभाविक है। रबी क्रॉप है तो कूल ग्रोइंग सीजन विंटर्स है। ठीक है, ठंड में जो सनशाइन होती है ना, मतलब जो धूप होती है वो कभी कभी बहुत ज़्यादा ब्राइट होती है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर, है ना। जैसे कि आप देखते हैं कि भाई 9-10 बजे के बाद जो धूप होती है, ऑल तो ठंड लगती रहेगी आपको ठंडी में, लेकिन धूप ब्राइट रहेगी। तो वीट को कैसी सनशाइन चाहिए? ब्राइट सनशाइन। ठीक है, राइपनिंग मतलब जब वीट एकदम फाइनल स्टेज पर होगी, है ना, पकने की स्टेज पर होगी, तब उसको चाहिए है ब्राइट सनशाइन। और 50 to 75 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल। ये जो फैक्ट होता है ये बस हमको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ता है, 3-4 बार देखोगे याद हो जाएगा। वीट ग्रोइंग जोन्स कौन कौन से हैं भैया? गंगा सतलुज प्लेन, ठीक, एंड ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ डेक्कन। जब हमने सॉइल्स पढ़ी थी तब हमने ये दोनों रीजन्स देखे थे, राइट। वीट का एरिया बताओ, पंजाब, यूपी। अब देखो गंगा सतलज प्लेन बोल रहे हैं मतलब नॉर्थ, है ना। गंगा कहाँ पर है? गंगा आपके यूपी में है, ठीक है, बिहार में है। और सतलज प्लेन्स कहाँ देखने को मिलेंगे हमें? पंजाब में, हरियाणा वाला रीजन देखने को मिल जाएगा, और थोड़ा सा इस तरफ वाला रीजन तो राजस्थान, राइट। और ऐसा दूर तक थोड़ा आ रहा है तो एमपी। सो दिस वाज ऑल अबाउट वीट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट मिलेट्स। मिलेट्स का मतलब क्या होता है? मिलेट्स को जनरली हम कोर्स ग्रेन्स भी बोलते हैं, ठीक है। कोर्स ग्रेन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमारी बॉडी को प्रोवाइड करते हैं
रफेज, ठीक है, जो हमारे किस में हेल्प करता है, डाइजेशन में, राइट। और इसके लिए इसमें होती है हाई न्यूट्रिशनल वैल्यूज़। मेजर मिलेट्स कौन कौन सी हैं जो इंडिया में हम यूज़ करते हैं, ज्वार, बाजरा एंड रागी। यू मस्ट हैव हर्ड दैट बिफोर एक्चुअली मेकिंग वीट ए स्टेपल डाइट ऑफ इंडिया, यहाँ के लोगों की स्टेपल डाइट में ये सारे मिलेट्स ही यूज़ हुआ करते थे, ठीक है। हम आटे की रोटी खाने की जगह क्या खा रहे थे, ज्वार की रोटी खा रहे थे, बाजरे की रोटी खा रहे थे और रागी की रोटी खा रहे थे, ठीक है। फिर धीरे धीरे करके जैसे जैसे लोगों ने इन्फ्लुएंस हुए दूसरी कंट्रीज से, है ना, वीट ग्रो हुई तो अलग अलग चॉइसेस बना के देखे, तो वीट को अब हम यूज़ करने लगे एज अ स्टेपल डाइट। रागी के बारे में पढ़ेंगे, तो रागी यहाँ पर 2 जगह मेंशन किया हुआ है, दोनों इम्पॉर्टेंट है। रागी जो है उसमें कौन कौन से आपको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलेंगे, आयरन मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड रफेज। रागी, ज्वार या बाजरा कोई भी आए, रफेज आराम से आँख बंद करके लिख देना, कोई समस्या नहीं, ठीक है। ज्वार और साथ में रागी जो है उसको ड्राई रीजन्स में ग्रो किया जाता है, रेड, ब्लैक, सैंडी, लोमी, शैलो, ब्लैक सॉइल, बहुत सारी अलग अलग प्रकार की सॉइल्स में ग्रो हो जाती है, ठीक है। मिलेट्स की यही एक ख़ास बात है कि इनको ना बहुत ज़्यादा फर्टाइल सॉइल की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कम फर्टाइल सॉइल में भी ये आराम से ग्रो हो जाती है, राइट। कहाँ पर ज़्यादा ग्रो करेंगी, कर्नाटका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है आपके रागी का, फिर तमिलनाडु, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश। इनको याद करने का क्या तरीका है, इनको याद करने का तरीका है मैप। आराम से आप एक मैप ले लो, ठीक है, उसमें आप ये सारे स्टेट्स को मार्क करो, ठीक है। एक मैप लो, एक आपने पॉलिटिकल मैप लिया इंडिया का, ठीक है, उसमें आपने लिखा कि ये किसके लिए है, ये रागी प्रोडक्शन के लिए, और उसमें आप सारे स्टेट्स को मार्क करते जाओ कि कहाँ कहाँ पर रागी ग्रो कर रहा है, और सिर्फ आपको उस मैप में उतना ही मेंशन करना है, राइट। जब आप ऐसे मैप अलग अलग क्रॉप्स के लिए बना लोगे, है ना, और उनको अलग अलग पढ़ोगे, तब वो आपके दिमाग में बैठेंगे, ठीक है। वो भी आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल टाइम्स देखना पड़ेगा उसको, ठीक है। अब अगर कोई ये सोच रहा है कि मैडम जब हमें मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना पड़ता तो हम ये लेक्चर देखते ही क्यों, तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो अभी बिल्कुल छोड़ दो इस लेक्चर को, आगे मत देखो, क्योंकि कोई भी शॉर्टकट नहीं ना। मैं ज़्यादा व्यूज़ के लिए आपको ये झूठ नहीं बोल सकती कि शॉर्टकट है पढ़ने का, शॉर्टकट कुछ भी नहीं है। शॉर्टकट से पढ़ोगे तो वैसे भी दिमाग में कुछ घुसना नहीं है, तो ज़्यादा सही तरीका क्या है कि स्मार्ट वेज यूज़ करो, है ना। हम पढ़ने के सही तरीके देख सकते हैं, हम शॉर्टकट नहीं देख सकते, गेटिंग। और शॉर्टकट से काम करना भी नहीं चाहिए। आज आप शॉर्टकट से पढ़ लोगे, कल कहीं ना कहीं जाके दोबारा अटकोगे, फिर दोबारा और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इससे अच्छा है कि जब हमें मेहनत करनी ही है ना, जब हमें हार्डवर्क करना ही पड़ रहा है, तो हम एक बार हार्डवर्क करेंगे अच्छे से, इंक्लूडिंग स्मार्ट वेज, सिंपल, है ना। शॉर्टकट अपनाने का काम मेरा तो नहीं है, और आई वुड सजेस्ट आप भी ना करें, ठीक है। चलो तो ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे याद किया जाता है। हालांकि अगर हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अभी बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा MCQ में ही हो सकता है कि एक आध बार आ जाए, नहीं तो इनके बारे में उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, ठीक है। एक बार आप पुराने क्वेश्चन पेपर उठाकर देख सकते हैं। देन टॉकिंग अबाउट ज्वार, थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप, ठीक है। रेन फेड क्रॉप है, मतलब कि इसको पानी चाहिए, है ना। मॉइस्ट एरियाज़ में ग्रो करेगी और हार्डली नीड्स इरिगेशन, मतलब कि क्या है कि जितना नेचुरली इसको पानी मिल रहा है उतना इसके लिए सफिशिएंट हो जाता है, ठीक। कहाँ पर होगी, महाराष्ट्र सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, कर्नाटका, आंध्रा, मध्य प्रदेश, ठीक है। देखो ज़्यादातर हम जिनको देख रहे हैं ना, सिर्फ रागी को छोड़कर, क्योंकि रागी में कुछ नॉर्थ इंडिया के भी स्टेट्स हैं, बाकी इसमें डेक्कन के ज़्यादा स्टेट्स हैं अगर आप देखें तो, ठीक है। देन टॉकिंग अबाउट बाजरा, बाजरा सैंडी सॉइल में भी ग्रो कर जाता है और शैलो ब्लैक सॉइल में भी। राजस्थान सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा उसके बाद आते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट मिलेट्स। मेज़ की बात करेंगे, मेज़ का मतलब होता है मक्का, ठीक है। अब देखो मेज़ जो है वो मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ होता है,
राइट। जैसे कि फूड, क्योंकि हम भी मेज़ खा सकते हैं, और फॉडर यानी कि जानवरों को जो उसका चारा होता है वो भी खिलाने के काम आता है। इट इज़ अ खरीफ क्रॉप। टेम्परेचर कितना चाहिए? खरीफ क्रॉप मतलब कि विंटर वाला, राइट। और विंटर वाला है तो इसका मतलब क्या है कि खरीफ क्रॉप यानी मानसून वाला, राइट। तो टेम्परेचर मानसून के समय पर बहुत ज़्यादा हाई तो होता नहीं है, 21 से 27 डिग्री के आसपास चाहिए। ये याद रखने का फैक्ट है कि भाई मेज़ को चाहिए ओल्ड एलुवियल सॉइल। ऑल्दो नए एलुवियल में भी ग्रो करेगा, लेकिन इसके लिए बेस्ट होती है ओल्ड एलुवियल सॉइल, ठीक है। बिहार सबसे ज़्यादा ग्रो करता है मेज़ इन राबी सीज़न 2, है ना। बिहार के लोग राबी सीज़न में भी क्या कर सकते हैं? मेज़ को ग्रो कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द फेवरेबल क्लाइमेट देयर, राइट। फिर HYV सीड्स को यूज़ भी करना पड़ता है, फर्टिलाइजर्स को भी यूज़ करना पड़ता है, प्रॉपर इरीगेशन को भी यूज़ करना पड़ता है। कर्नाटका, यूपी, बिहार, आंध्रा एंड मध्य प्रदेश। ओके, अगेन हमको मैप की मदद से इनको याद करना पड़ेगा। पल्सेस, इंडिया जो है पल्सेस का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी है। MCQ, ठीक है, पूछ सकता है कि भाई इंडिया जो है वो किस क्रॉप का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों है, ठीक है। या विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ पल्सेस? तो आंसर क्या है? इंडिया, ठीक है। क्यों है? क्योंकि भाई इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। जैसे जो लोग वेजिटेरियन हैं, नहीं, उनको बोला जाता है ना कि हाँ, अगर आप नॉन वेजिटेरियन लोग जो हैं वो मीट, एग, ये सारी चीज़ें खा लेते हैं फॉर प्रोटीन, लेकिन अगर वेजिटेरियन लोगों को प्रोटीन चाहिए तो उनको कहाँ मिल सकता है? पल्सेस में, ठीक है। और पल्सेस में भी हमारे पास वेराइटी बहुत ज़्यादा है ना। तूर, जिसको हम अरहर भी बोलते हैं, नॉर्मल जो हम खाते हैं, उड़द दाल, मूंग दाल, मसूर दाल, पीज़ और ग्राम को भी हम पल्सेस में ही गिनते हैं, ठीक है। देन दे नीड लेस मॉइस्चर, सर्वाइव इन ड्राई रीजन्स टू, ठीक है। मतलब इनके बहुत ज़्यादा वाटर को लेकर डिमांड नहीं होती, ठीक है। ड्राई रीजन्स में भी सर्वाइव कर लेते हैं। ये याद रखने का पॉइंट है कि कैसी क्रॉप्स होती हैं? लेग्यूमिनस। लेग्यूमिनस क्रॉप्स का मतलब होता है अरहर को छोड़कर बाकी सारी पल्सेस होती हैं जो कि क्या करती हैं? प्लांट्स की रूट में ना नाइट्रोजन फिक्स करती हैं। कैसे फिक्स करती हैं? नाइट्रोजन फिक्स बैक्टीरिया होते हैं जिनका नाम होता है राइजोबियम, ठीक है। ये कोई अपन ने 5th-6th स्टैंडर्ड में साइंस में पढ़ा होता है राइजोबियम के बारे में, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है? सॉइल फर्टिलिटी जो है वो दोबारा से रिस्टोर होती है। देन ग्रोन इन रोटेशन विद क्रॉप। जनरली क्या किया जाता है? ऐसा नहीं किया जाता कि पूरे साल भर हम क्रॉप्स ही ग्रो कर रहे हैं, पूरे साल भर हम पल्सेस ही ग्रो कर रहे हैं। बाकी क्रॉप्स के साथ रोटेशन में इनको ग्रो कर लिया जाता है कि हमने 6 महीने के लिए कोई एक और क्रॉप लगा ली, बाकी में 2-3 महीने का समय बचा दूसरी क्रॉप लगाने में, तो हमने फिर से एक और क्या लगा ली? पल्सेस, ठीक। मेजर रीजन्स कहाँ पर है? मध्य प्रदेश का नाम सबसे पहले आएगा क्योंकि हम पल्सेस के मामले में आगे हैं, ठीक है। MP के आसपास वाले रीजन देखो, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। देखा जाए तो सारे एक दूसरे के आसपास ही हैं, राइट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। मतलब ग्रेन्स के अलावा भी जो फूड क्रॉप्स इंडिया में हम ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि शुगर केन, ऑयल सीड्स, राइट। शुगर केन की बात करते हैं, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल दोनों एरिया में ग्रो कर जाता है, ठीक है। मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के और इक्वेटर के बीच वाले हिस्से में भी और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वाले हिस्से में भी, ठीक है। क्लाइमेट कैसा चाहिए? हॉट एंड ह्यूमिड, इक्वेटर के पास है तो मिलता भी है, राइट। रेनफॉल भी हो जाती है। टेम्परेचर 21 to 27 डिग्री सेल्सियस, रेनफॉल 75 to 100, मतलब बहुत कम भी नहीं और बहुत हद से ज़्यादा भी नहीं। इरिगेशन की ज़रूरत पड़ेगी, पानी लगता है। वेराइटीज़ ऑफ सॉइल, अलग अलग वेराइटीज़ में भी ग्रो कर जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर टाइप की सॉइल पे ही हम शुगर केन को ग्रो करें, ठीक है। देन मैनुअल लेबर फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग। मैनुअल लेबर की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है एज़ कम्पेयर टू मशीनरी। इंडिया ब्राज़ील के बाद सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। मेन सोर्स शुगर केन जो है वो मेन सोर्स किसका है? एक्चुअल रॉ मटेरियल किसके लिए है? शुगर, जैगरी यानी कि गुड़, खंडश्री एंड मोलेसिस, ये भी शुगर के फॉर्म्स हैं अलग अलग, ठीक है। ज़्यादातर कहाँ ग्रो करेगा? यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्रा, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा। इसको आप किसकी मदद से देख सकते हो? देखो एक तरीका और है इनको याद करने का कि जैसे हम शुगर केन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम ये भी देख सकते हैं कि भाई शुगर केन नॉर्थ इंडिया में कहाँ कहाँ ग्रो होता है और साउथ इंडिया में कहाँ कहाँ ग्रो होता है, ठीक है। नॉर्थ इंडिया वाले स्टेट्स देख लो, यूपी है ना, बिहार, पंजाब और हरियाणा,
ठीक, इसके बाद आप देखो ऊपर से 4 स्टेट याद करने, ठीक है, और फिर साउथ इंडिया में आओगे या आप डेक्कन में आओगे तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो हम बेसिकली बड़े बड़े फैक्ट्स को छोटे छोटे वेज में याद करने की कोशिश करेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, ऑयल सीड्स की अगर हम बात करें, ऑयल सीड्स का मतलब होता है कि ऐसी क्रॉप्स जिनसे ऑयल प्रोड्यूस हो सकता है, जिनके सीड से बेसिकली ऑयल प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इंडिया इनका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। दुनिया में जितना भी ऑयल सीड्स प्रोडक्शन हो रहा है लगभग उसका 12% सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए ग्रो कर लेता है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? ग्राउंडनट यानी मूंगफली, मस्टर्ड, सरसों, कोकोनट, तिल, सोयाबीन, कैस्टर सीड्स, कॉटन सीड्स, सनफ्लावर, लिनसीड, राइट। अब इनमें से आपने देखा होगा कि कुछ जैसे कि ग्राउंडनट ऑयल है ना, मूंगफली का जो तेल होता है, या सरसों का तेल होता है, कोकोनट ऑयल होता है, सनफ्लावर ऑयल होता है, ये एडिबल भी होता है। ठीक है, मतलब हम इसको कुकिंग मीडियम्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में ये रॉ मटेरियल भी होते हैं, सोप में, कॉस्मेटिक्स, ऑइंटमेंट्स, बहुत सारी अलग अलग चीज़ों में इनका ऑयल भी यूज़ होता है। ठीक है, ग्राउंडनट जो है खरीफ क्रॉप है, मेजर ऑयल सीड्स है, कहाँ पर ज़्यादातर ग्रो करता है? गुजरात में। ठीक है, हार्डली MCQ, बाकी यहाँ से आने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं। ठीक है, लिनसीड और मस्टर्ड राबी क्रॉप्स हैं। सीसम एंड जिसको आप तिल भी कह सकते हैं, खरीफ क्रॉप है नॉर्थ में, लेकिन राबी क्रॉप है साउथ में। कैस्टर सीड्स जो हैं वो बोथ राबी और खरीफ है, ये याद कर लो। ठीक है, बाकी एज़ पर माई एक्सपीरियंस ये थोड़ा सा उतना ज़्यादा डिटेल में दिया नहीं जाता। ठीक है, बट पढ़ लो तो ज़्यादा अच्छा है। टी और कॉफ़ी ये दोनों इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, टी जो है प्लांटेशन क्रॉप है और बेवरेज है। ठीक है, ड्रिंक है एक तरीके की। ग्रोज वेल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स, हमारे इंडिया में दोनों मिल जाते हैं। ठीक है, डीप फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल, सॉइल की क्वालिटी यहाँ पर अच्छी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कि पानी पर्याप्त होना चाहिए। रिच इन ह्यूमस होनी चाहिए, ह्यूमस कंटेन जो ऑर्गेनिक मैन्योर है वो होना चाहिए अच्छा खासा, और ऑर्गेनिक मैटर भी। ठीक है, मतलब टी को इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। देन इट ऑल्सो रिक्वायर्स फ्रीक्वेंट शावर्स, मतलब बारिश जो है वो इकट्ठी नहीं चाहिए इनको, है ना। जैसे हमारे यहाँ रेनी सीज़न होता है कि 3 महीने 4 महीने इकट्ठी बारिश हो गई। ठीक है, इनको ऐसा पानी नहीं चाहिए, इनको चाहिए फ्रीक्वेंट शावर्स, लेकिन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ईयर, कि पूरे साल भर लगभग एक जैसी बारिश होती रहे और बहुत ज़्यादा कभी भी ना हो। ठीक है, ये मदद करता है टेंडर लीव्स की ग्रोथ में। टेंडर लीव्स मतलब क्या है? जो बेस्ट क्वालिटी लीव्स होती हैं, ठीक है, जिनका टेस्ट सबसे अच्छा आता है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल मिले। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है अगेन, क्योंकि हार्वेस्टिंग जो होती है ना, वो कैसी होती है? हैंड पिक्ड। ठीक है, हाथ से एक एक पत्ती को चुन चुन के तोड़ना पड़ता है, उसको हार्वेस्टिंग कहते हैं। मशीनरी की मदद से नहीं करते आज भी, तो लेबर इंटेंसिव है, लेबर लगते हैं यहाँ पे। ठीक है, प्रोसेस विद इन टी गार्डन्स, जनरली क्या होता है कि टी लीव्स जो होती हैं वो पेरिशेबल हैं, जल्दी ख़राब हो सकते हैं, तो टी गार्डन्स में ही इनको प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, लीडिंग प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर कौन है? इंडिया। ठीक, इंडिया में कहाँ कहाँ ग्रो करेगी? जहाँ पर इसको बारिश भी मिल जाए, ठीक है, साथ में ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी मिले। ठीक है, अब बारिश की अगर आप बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट एरिया में ज़्यादा अच्छे से मिल जाएगी इसको, है ना। असम, दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल, फिर कोस्टल एरियाज़ की बात करें तो तमिलनाडु, केरला। ठीक, नॉर्थ में जो आपका हिमालयाज़ के पास वाले रीजन है, जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट में मेघालय, है ना। जनरली इन सब के जो हिली एरियाज़ हैं वहाँ पर ग्रो करती है आपकी टी, समझे, क्योंकि हिली एरियाज़ में रेनफॉल भी डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है और साथ में टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कॉफ़ी। कॉफ़ी की अगर हम बात करते हैं तो अगेन ये भी प्लांटेशन क्रॉप है और बेवरेज है। ठीक है, इंडिया प्रोड्यूसेस अराउंड 4% ऑफ कॉफ़ी इन दी वर्ल्ड। सबसे अच्छी क्वालिटी कौन सी मानी जाती है? मतलब इंडिया की क्वालिटी जो है वो वेल नोन है इन दी वर्ल्ड। अरेबिका कॉफ़ी यमन से आई थी, अब हम इंडिया में उसको प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है,
इनिशियली सबसे पहले हमने कहाँ ग्रो करना शुरू किया था कॉफ़ीज़ को? बाबा बुडान हिल्स, राइट। अभी कहाँ ग्रो करती है? अगेन ये भी आपके हिली रीजन्स में ग्रो करेगी, ठीक है। नीलगिरी माउंटेन्स ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, ठीक है। ये बेसिकली नीलगिरी माउंटेन्स कर्नाटका में, तमिलनाडु एरिया और केरला एरिया में भी ग्रो होती है कॉफ़ी, राइट। चलो ये देख लो भाई, ये हमें देखा हार्वेस्टिंग चल रही है, हैंड पिकिंग ऑफ टी लीव्स, है ना। ऐसे आपके टी गार्डन्स होते हैं, यू कैन सी, राइट। ये देखो बीच बीच में ट्री लगाए हैं, क्यों? वाटर वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कंजर्वेशन के लिए, है ना। तो अलग अलग तरीके से सॉइल और वाटर कंजर्व करने के लिए हम ऐसे गार्डन्स के बीच में, अलग अलग प्लांटेशन के बीच में ट्रीज़ को ग्रो करते हैं। ये आपके कॉफ़ी सीड्स, ठीक है। टी प्लांटेशन और कॉफ़ी प्लांटेशन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं कॉफ़ी सीड्स देखने को मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको सीधा टी कैसे मिलती है? लीव्स के फॉर्म में, ठीक है। देन आगे अभी हम पढ़ेंगे रबर के बारे में। तो रबर इस तरीके से ट्रीज़ के, रबर ट्रीज़ के स्टेम से इकट्ठी की जाती है ना। एक बकेट ऐसे फंसा दी जाती है और छोड़ दिया जाता है, इसे ड्रॉप बाय ड्रॉप ही लिक्विड इसमें इकट्ठा होता है, फिर इसको हम यूज़ कर लेते हैं। ये जूट को ग्रो किया जा रहा है, फिर इसको बहुत ही ब्राइट सनलाइट में सुखाया जाएगा, और जो आपकी जूट की रस्सी होती है ना, जिससे बोरी या रस्सी इस तरीके के सामान बनते हैं, बैग्स बनते हैं, वो सब कैसे बन रहा है? जूट से, ठीक है। आगे सिल्क का कल्टीवेशन, सिल्क वॉर्म का कल्टीवेशन जिसको सेरीकल्चर बोला जाता है, उसके बारे में देखेंगे। और कॉटन, इस तरीके से कॉटन ग्रो होती है ना, फ्लावर जैसे। चलो अब देखते हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का मतलब क्या है? फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जहाँ हम ग्रो कर रहे हैं उनको हम हॉर्टिकल्चर बोलते हैं, ठीक है। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है, लार्जेस्ट, MCQ, ठीक है। ये अगर आप आंसर्स में भी ऐसे फैक्ट को यूज़ करते हैं ना, तो ये काफ़ी इफेक्टिव लगता है, ठीक। ट्रॉपिकल और टेम्परेट फ्रूट्स दोनों हमारे यहाँ ग्रो हो जाते हैं, क्योंकि टेम्परेट जैसा क्लाइमेट भी हम प्रोवाइड करा देते हैं इन दी सब ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल तो ट्रॉपिकल रीजन में मिल ही जाएंगे, ठीक है। देन इंडिया दुनिया की 13% वेजिटेबल्स जो है वो ग्रो कर लेती है ना, जैसे कि पी, कॉलीफ्लावर, अनियन, कैबेज, टोमेटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो, राइट। ये थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है, क्यों? क्योंकि MCQs में आ सकता है ना। जैसे मैंगोज कहाँ के फेमस हैं? महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, UP, आंध्र प्रदेश। ऑरेंजेस नागपुर हम सब सुनते हैं, है ना। ऑरेंजेस यहाँ पर चेरापूंजी या मेघालय में क्यों ग्रो कर रहे हैं? क्योंकि ये आपको प्रोवाइड करता है मेडिटेरेनियन टाइप का क्लाइमेट, ठीक है, जहाँ पर सिट्रस फ्रूट ग्रो करते हैं। सिट्रस का मतलब होता है खट्टा, ऑरेंजेस जनरली खट्टे होते हैं, तो ये यहाँ पर मेघालय और नागपुर में ग्रो करते हैं, ठीक। बनानास जनरली हम देखते हैं, आपने डॉक्यूमेंट्रीज या मूवीज़ वगैरह देखी होंगी, कोकोनट, बनानास, ये सब केरला जैसे रीजन में, केरला तमिलनाडु रीजन में ज़्यादा मिलते हैं, ठीक। महाराष्ट्र एंड मिज़ोरम भी आप याद कर सकते हैं, एटलीस्ट आपको दो तो याद होने चाहिए। लीची, गुआवा, UP एंड बिहार लीस्ट आस्क्ड मेरे हिसाब से। तो पाइनएप्पल वगैरह भी नहीं पूछते हैं, ग्रेप्स पूछ सकते हैं, आंध्र और महाराष्ट्र, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है ना। अगर हम बात करें तो ऑरेंजेस ज़्यादातर पूछे हैं, बनानास एंड दीज, एप्पल, पियर, एप्रिकॉट एंड वॉलनट, जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश, ठीक है। नॉन फूड क्रॉप्स ये मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और आप यहाँ पे देख सकते हैं टाइम, इट इज़ अराउंड 1:12 AM, ठीक है। तो बीच में अगर आपको थोड़ा ऐसा लगे कि नींद जैसा आ रही है तो मुंह धो लें, क्योंकि नींद मुझे भी आ रही है, बट काम तो करना पड़ेगा, राइट। अब देखते हैं नॉन फूड क्रॉप्स। नॉन फूड क्रॉप्स, एग्रीकल्चर का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम फूड क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं या सिर्फ ग्रेन्स ही ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम नॉन फूड क्रॉप्स भी ग्रो करते हैं। नॉन फूड क्रॉप्स में कौन कौन को इकट्ठा करते हैं? रबर, फाइबर क्रॉप्स, कोकोनट, जूट, और भी हैं। हमारे सिलेबस में ये 4 है, इसलिए हम इनको पढ़ रहे हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट रबर। रबर कैसी क्रॉप है? इक्वेटोरियल, मतलब ये इक्वेटोरियल रीजन में ग्रो करेगी, है ना। यानी कि अगर हम देखें तो ये हमारा इंडिया है, गड़बड़ बन गया है ऐसे, यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रही है
और यहाँ से इक्वेटर, तो इस एरिया में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो ग्रोज इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, इक्वेटोरियल क्रॉप है, ठीक है, लेकिन इंडिया में अगर हम देखें तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों रीजन्स में ग्रो हो जाती है। मॉइस्ट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, मोर देन 200 सेंटीमीटर, ये याद रखने वाला है। ठीक है, किसको ज़्यादा 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल चाहिए, किसको, रबर को, राइट। रबर ट्रीज ग्रो करते हैं, फिर स्टेम से हम रबर लिक्विड को इकट्ठा करते हैं। टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चाहिए, और इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल बन जाता है, क्या बन जाता है, रबर से बहुत सारी इलास्टिक्स बनती हैं। ठीक है, जैसे आप देखें जो हम लोग पेपर्स में या बंडल्स में रबर लगाते हैं, या हेयर बैंड्स होते हैं, है ना, ये सब क्या चीज़ें हैं, ये एक्चुअली कहीं ना कहीं रबर का ही बहुत ज़्यादा मॉडिफाइड फॉर्म, तो इंडस्ट्रीज़ में भी रॉ मटेरियल की तरह यूज़ होता है। ठीक है, टायर्स में हम देखते हैं, ऑटोमोबाइल्स में हम देखते हैं, गेटिंग, या जो मशीन्स होती हैं उनके नीचे जो चक्के वगैरह लगे होते हैं उसके आसपास लगी होती है। ठीक है, तो रबर जो है वो बेहद ही ज़्यादा डाइवर्स यूसेज वाली चीज़ है ना, बहुत मल्टीपर्पज़ है। गेटिंग, रीजन देखें अब हम, इंडिया की रैंक कितनी है, 5th इन रबर प्रोडक्शन, राइट। केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार और मेघालय, ठीक है, ये सारी की सारी जगह पर ग्रो करता है रबर। ये तो याद करना इजी है, साउथ की बात की थी, गारो हिल्स ऑफ मेघालय बस आपको याद करना पड़ेगा। टॉकिंग अबाउट फाइबर क्रॉप्स, कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क। सिल्क कैसे ग्रो होता है, सेरीकल्चर। सेरीकल्चर का मतलब क्या है, सिल्क वॉर्म्स को कल्टीवेट किया जाता है ऐसे। ये जो सिल्क वॉर्म्स होते हैं, ठीक है, रेशम के कीड़े जिनको हम कहते हैं, ये किस पे फीड करते हैं, मलबरी लीव्स। मलबरी एक प्रकार का प्लांट होता है, उसकी लीव्स किसको खिलाई जाती हैं, सिल्क वॉर्म्स को। ठीक है, इनको खिलाई जाती हैं, फिर इसको खाकर ऐसे पर्टिकुलर एरियाज़ में एक वेल स्टैब्लिश्ड टेम्परेचर में इनको रखा जाता है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, फिर ये अपने आप से उसको प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ जो है बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे हैं, ठीक है, कुछ लोग बना रहे हैं, ये देखो यहाँ पे फॉर्मेशन होते हुए दिख रहा है आपको। ठीक है, धीरे धीरे करके ये अपने आसपास क्या करेंगे, एक फाइबर जैसा स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेंगे, ऐसे अंडे जैसा, फाइनली बन के ये कैसा दिखेगा, इस तरीके का। ठीक, इसके बाद इसमें से हमको निकालना है सिल्क, तो इसमें से सिल्क कैसे निकालेंगे, क्योंकि इसके अंदर तो ये है। ठीक है, तो फिर इसको कुछ पानी वगैरह में गर्म किया जाता है, इनसे सेपरेट किया जाता है, राइट, और फिर धागे के फॉर्म में इसको लाया जाता है, तो ऐसे बनता है सिल्क। इसको हम कहते हैं सेरीकल्चर, राइट। कॉटन की बात करें तो कॉटन इस तरीके से क्रॉप्स में के फॉर्म में ग्रो होती है। ठीक है, जब ये ड्राई मतलब कम्प्लीटली राइप हो जाती है, अच्छे से पूरा फिनिश्ड फॉर्म में आ जाएगी, तो क्या होगा, इसके जो ये फ्लावर्स हैं इससे सब ये सूख जाएंगी, इनकी पत्तियाँ, पेटल्स, सेपल्स जो भी हैं, सेपल्स, ठीक है, ये सूख जाएंगे। उसके बाद ये जो है इनको सेपरेट कर लिया जाएगा प्लांट से, राइट। फिर इनके भी लंबे लंबे चरखे वगैरह जैसी या मशीन्स में यूज़ करके लंबे लंबे धागे बना लिए जाएंगे। इनको कहते हैं फाइबर क्रॉप्स। जूट इज़ ऑल्सो अ फाइबर क्रॉप, राइट। कहाँ गए हम, इधर। कॉटन इंडिया को बोला जाता है कि इंडिया इज़ दी होम ऑफ कॉटन प्लांट। कारण क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ कॉटन ग्रो करने की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो काफ़ी अच्छी हैं। और दूसरी चीज़, हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स के टाइम से हमने कॉटन टेक्सटाइल्स को काफ़ी ग्रो किया हुआ है। ठीक है, इसलिए कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया की डेवलप्ड है। सेकेंड रैंक है कॉटन प्रोडक्शन में। ठीक है, कहाँ ग्रो करते हैं, सॉइल पढ़ रहे थे जब हम, तब हमने देखा था कि ब्लैक सॉइल को ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर कॉटन सबसे अच्छे तरीके से ग्रो करती है, इसमें ब्लैक सॉइल में। ब्लैक सॉइल कहाँ मिलती है, डेक्कन प्लेट्यू, राइट। हाई टेम्परेचर चाहिए और लाइट रेनफॉल चाहिए। टेम्परेचर मतलब गर्मी ज़्यादा चाहिए, रेनफॉल कम चाहिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ज़्यादातर बार इससे क्वेश्चन आता ही है, क्योंकि एक्सेप्शन है, राइट। ब्राइट सनशाइन चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए, लाइट रेनफॉल चाहिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कॉटन को चाहिए 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, कि 210 दिन के बीच में एक भी बार फ्रॉस्ट या ओस जैसा कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए, वरना कॉटन जो उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी।
ठीक है। खरीफ क्रॉप है, 6 to 8 months लेगी। कहाँ कहाँ ग्रो करेगी? महाराष्ट्र, गुजरात, MP, कर्नाटका, आंध्रा, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा एंड यूपी। ठीक है। अगेन इसको भी वैसे याद करने का तरीका है, नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स को अलग लिखो, साउथ इंडिया के स्टेट्स को अलग लिखो और फिर उसके हिसाब से याद करो। ठीक। कॉटन हो गया। जूट, जूट को बोलते हैं गोल्डन फाइबर। अगेन एन MCQ, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। वेल ड्रेन सॉइल चाहिए, फर्टाइल, जनरली कहाँ पर? फ्लड प्लेन्स में। क्यों? क्योंकि जूट को चाहिए पानी। टेम्परेचर भी हाई चाहिए। यूज़ किस लिए करते हैं? मैट्स बनाने के लिए, गनी बैग्स, रोप्स, ठीक है, ये सारी चीज़ों के लिए हम क्या बनाते हैं, मतलब जूट जो है उसका प्रोडक्शन करते हैं, राइट। कहाँ कहाँ होगा? वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, मेघालय, उड़ीसा। कॉस्ट ज़्यादा होती है इसको प्रोड्यूस करने की, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी नॉन फूड क्रॉप्स। ये हमारे इंडिया का मैप है, इसमें मैं बता देती हूँ आपको कि कैसे याद करना है। देखो बेसिकली आपको सबसे पहले तो याद होना चाहिए कि स्टेट की लोकेशन कौन सी है। ये याद नहीं है तो फिर तो कुछ मतलब ही नहीं है ना। तो अब अभी तो 2-4 दिन में हम कुछ कर नहीं सकते इसके लिए, तो तब तक आप क्या करें, स्टेट्स के नाम ही याद करें, राइट। दूसरी चीज़, जैसे ही आपकी समर वेकेशन होती है वैसे ही आप मैप याद कर लें, अदरवाइज़ अगली क्लास में जाके और ज़्यादा परेशानी होगी, ठीक। जिसको याद है अच्छी बात है, ऐसे आप डिवाइड करो। ये है आपका नॉर्थ इंडिया ऊपर वाला और ये आपका साउथ इंडिया, ठीक। किसी भी क्रॉप को लेकर पहले नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स याद कर लो और फिर उसी क्रॉप को लेकर साउथ इंडिया के स्टेट्स याद कर लो, राइट। 5-7 बार उनको रिपीट करो, अपने आप सब याद हो जाएगा। गेटिंग? 5-7 बार की मेहनत करनी ही पड़ेगी, नो शॉर्टकट्स। चलो, टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। अब देखो एग्रीकल्चर में क्लाइमेट चेंज तो हो रहे हैं, एग्रीकल्चर में क्लाइमेट चेंज तो होते ही रहते हैं, ठीक है। लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है उसको भी कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं ताकि हम एग्रीकल्चर को और ज़्यादा इफेक्टिवली कर सकें और उसमें डेवलपमेंट ला पाएँ, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी हुए कुछ और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स भी हुए। मैनी फार्मर्स स्टिल डिपेंडेंट ऑन मानसून फॉर रेनफॉल, है ना, और नेचुरल फर्टिलिटी। मतलब अभी भी बहुत सारे फार्मर्स ऐसे हैं जो पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स नहीं डाल रहे, ठीक। एग्रीकल्चर लाइवलीहुड है फॉर मोर देन 60% ऑफ द पॉपुलेशन। मतलब कि अभी भी हमारे यहाँ के ज़्यादातर लोग किस सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं, तो वो होगा एग्रीकल्चर। रिफॉर्म्स क्या क्या हुए? कलेक्टिवाइजेशन का मतलब क्या है कि छोटे छोटे फार्मर्स जो हैं वो अपने अपने रिसोर्सेज को इकट्ठा करें और एक साथ मिलकर करें एग्रीकल्चर। प्रॉफिट को भी एक साथ बांटे और रिस्क को भी एक साथ बांटे। ऐसे में क्या होगा, टूल्स वगैरह यूज़ आसानी से कर पाएंगे, है ना। अगर ये कोई एक फार्मर है, ये चाहता है ट्रैक्टर लेना, लेकिन इसके पास छोटी सी ज़मीन है तो ये अफोर्ड नहीं करेगा। लेकिन वहीं पर अगर ये 5 लोगों के ग्रुप में बन जाता है जहाँ पर सारे लोगों के पास छोटे छोटे लैंड्स हैं और ये चाहते हैं कि ये ट्रैक्टर खरीदें, अकेले नहीं कर सकते इसलिए मिलकर खरीद सकते हैं, ठीक है। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, छोटे छोटे से जो लैंड थे, ज़रा से लैंड आड़े टेढ़े कहीं पर भी किसी भी शेप में, उनको कंसोलिडेट किया गया। भाई आपकी जगह तो कंपनसेशन दे के हम उसको कंसोलिडेट करेंगे, जोड़ेंगे। अबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी सिस्टम को ख़त्म किया। क्यों? क्योंकि फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। लैंड रिफॉर्म्स क्या क्या हुए? मेन फोकस ऑन ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान्स बनते हैं, पंचवर्षीय योजना। पहले 5 ईयर प्लान का फोकस था लैंड रिफॉर्म्स, कि ये जो परेशानियाँ आ रही हैं इससे जूझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लैंड रिफॉर्म्स को बनाना पड़ेगा, सुधार लाने पड़ेंगे, ठीक। कुछ एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स भी आए, रेवोल्यूशंस आए। ग्रीन रेवोल्यूशन, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर कब आया था? 1966 इन पंजाब एंड हरियाणा। वाइट रेवोल्यूशन का मतलब क्या है कि ऑपरेशन फ्लड से जोड़ा गया था इसको, है ना। मिल्क जो है या डेयरी जो प्रोडक्ट है, राइट, उससे रिलेटेड इश्यूज यहाँ पर सामने आए थे तो उसको बोला गया था वाइट रेवोल्यूशन, ठीक है। 1980s से 90s के बीच में क्या हुआ है? कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम इनिशिएटेड, राइट। इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल रिफॉर्म्स क्या काम कर रहा है बेसिकली? ये क्रॉप इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है अगेंस्ट ड्रॉट, कि अगर सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया तो हम क्या करेंगे, आपकी क्रॉप का इंश्योरेंस करते हैं। किसका इंश्योरेंस किया जा रहा है? क्रॉप का, ठीक है। देन
फ्लड, साइक्लोन, फायर डिजीज़, किसी भी प्रकार के डिजीज़ से, किसी भी प्रकार की परेशानी से बचाने के लिए, है ना, इंश्योरेंस। ताकि अगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंश्योरेंस जैसा कुछ नहीं है फार्मर के पास, तो उसकी क्रॉप भी चलेगी, उसका मेहनत का पैसा भी चला गया। ठीक है। ग्रामीण बैंक होने चाहिए जो रीज़नेबल रेट्स पर क्या दे सके, आपको लोन्स दे सके इन टाइम्स ऑफ नीड। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होनी चाहिए। ठीक है। लोअर रेट्स पर फार्मर्स को क्या देने चाहिए, आपको लोन्स। किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में हम सब ने ही सुना है। ठीक है। किसानों की डायरेक्ट मदद करना चाहती है कौन, गवर्नमेंट। ठीक है। इसलिए उनको बैंकिंग से जोड़कर और उनको क्रेडिट कार्ड्स प्रोवाइड किए गए। एक पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम। ठीक है। अब बेसिकली पर्सनल एक्सीडेंट जो है उसके लिए एक हमने इंश्योरेंस स्कीम निकाल ली है। ठीक है। और पर्सनल एक्सपीरियंस का मतलब यहाँ पर एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड है। देन स्पेशल वेदर बुलेटिन्स जो होती हैं वो भी ज़रूरी हैं। स्पेशल वेदर बुलेटिन्स का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट जो है ना, गवर्नमेंट का जो रिसर्च डिपार्टमेंट हमेशा काम करते रहता है, अगर वो एक्टिव होकर सामने से बताए कि भाई आपके रीजन्स में ऐसे ऐसी हरकतें हो रही हैं, ठीक है, तो क्या किया जा सकता है, लोगों को बचाया जा सकता है। राइट। एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स फॉर फार्मर्स ऑन टीवी और रेडियो, बहुत सारे इवन चैनल्स ऐसे आते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ किसानों के लिए कुछ कुछ चीज़ें दिखाते रहते हैं। उनकी पॉलिसीज़ कौन कौन सी आई हैं, या किस तरीके से वो अच्छा प्रोडक्शन कर सकते हैं, कौन से फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। राइट। एक और बड़ा एलिमेंट है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मतलब कि गवर्नमेंट पहले से ही एमएसपी डिक्लेयर कर देगी कि भैया आप प्राइस ग्रो कर रहे हैं, अच्छी बात है, हम 20 रुपये से कम में अगर कोई आपसे ख़रीद रहा है तो आप हमें आके भेजो, हम 20 रुपये में आपका सामान खरीदेंगे। ठीक। तो ऐसे क्या हो रहा है, चॉइस नहीं मिल रही है लोगों को। देन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर। अब जब सारा कुछ मॉडर्नाइज हो रहा है तो एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करना इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। ठीक है। कैसे करते हैं मॉडर्नाइज, ICR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, हमने एक बॉडी बना दी जो एग्रीकल्चर के फील्ड में रिसर्च कर रही है। ठीक है। वो हमें सारी चीज़ें बताते रहती है कि कैसे कैसे क्या क्या काम करना है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ बनाई लोगों को पढ़ाने लिखाने के लिए। वेटनरी सर्विसेज बनाई गई। एनिमल ब्रीडिंग। ठीक है। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर में नहीं, इन द फील्ड्स ऑफ एनिमल्स, इन द फील्ड्स ऑफ कैटल्स, यहाँ पर भी एनिमल ब्रीडिंग के फील्ड में भी काफ़ी काम करती है ICAR। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर कंसिडर्ड सेम एंड इम्प्रूविंग फील्ड ऑफ मेटेरोलॉजी विद द फोरकास्ट, ताकि एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हमको मिल सके। गेटिंग। चलो अब देखते हैं फूड सिक्योरिटी क्या होती है। फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि एक व्यक्ति निश्चिंत हो सकता है कि भाई आज खाना खा रहा है तो कल भी खा पाएगा, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको कल क्या खाएगा ये नहीं पता है। चलो, एक्सेस टू सेफ फूड एट ऑल द टाइम्स, एवरीबडी एंड ऑल द टाइम्स, हर समय हर व्यक्ति को सेफ फूड मिल रहा है, अगर ऐसा है तो आप कहेंगे फूड सिक्योरिटी, नहीं है तो नहीं है। इकोनॉमिकली लेस डेवलप्ड स्टेट्स जो हैं जनरली फूड इनसिक्योर होंगे। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिकली लेस डेवलप्ड क्यों है, क्योंकि उनका एग्रीकल्चरल फील्ड जो है वो अच्छा डेवलप्ड नहीं है। ठीक है। ऐसा मुझे समझ में आता है। राइट। तो जनरली जो इकोनॉमिकली लेस डेवलप्ड स्टेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, फूड इनसिक्योर। रिमोट एरियाज ज़्यादातर प्रोन होते हैं डिज़ास्टर्स के, या अनसर्टेन डिज़ास्टर्स होते हैं तो अनसर्टेन फूड सप्लाई को लेकर। राइट। सॉरी। फिर फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने के दो तरीके हमारी गवर्नमेंट ने निकाले, बफर स्टॉक एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है। बफर स्टॉक मतलब गवर्नमेंट एक स्टॉक मेंटेन करके रखती है कि भाई हमारे खुद के पास अनाज स्टोर करके हमने रखा है खरीद के लोगों से, जब भी ज़रूरत होगी, कोई भी परेशानी में होगा, कहीं भी डिज़ास्टर होगा, हम उसको बांट देंगे। ठीक है। ये तो हो गया भाई ज़रूरत के समय के लिए। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मतलब इन जनरल गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि जो लोग खुद से फूड सिक्योरिटी अफोर्ड नहीं कर सकते उनको हम प्रोवाइड कराएं, है ना। प्रोवाइड्स फूड्स, ग्रेन्स, एसेंशियल कमोडिटीज़ एट सब्सिडाइज्ड प्राइस, फ्री में नहीं दे रही है। कैसे दे रही है, सब्सिडीज़ के फॉर्म में, कि अगर जनरल पब्लिक को 900 रुपीज़ का कोई सामान मिल रहा है मार्केट में, तो हो सकता है कि वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर गरीब लोगों को 400 और 300 रुपीज़ में मिल जाए। ठीक है। तो ये सब्सिडाइज प्राइस पे मिलता है, ये ध्यान रखना ज़रूरी है। एम क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स टू कॉमन पीपल एट अफोर्डेबल
प्राइस, राइट। इसमें APL और BPL डिपेंड करता है, यानी अबव पॉवर्टी लाइन और बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है। इसका क्राइटेरिया क्या है, वास्ट है, हम बाद में समझेंगे, बाकी आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा ही हुआ है ये। देन फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो ये दोनों काम को देखती है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये रिस्पॉन्सिबल है अनाज को प्रोक्योर करने के लिए, यानी खरीदने के लिए, लेकर रखने के लिए, स्टोर करने के लिए और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बाय पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। कौन सी बॉडी ये सब काम कर रही है, FCI। लिख दो यहाँ पे, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। प्रोक्योर्स फूड ग्रेन्स बाय फार्मर्स एट गवर्नमेंट अनाउंस MSP, ठीक है। गवर्नमेंट जो पहले से अनाउंस कर देती है MSP, उस पर ही कौन खरीद सकता है, FCI, ठीक है। गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडीज़ देती है, हाई MSP गवर्नमेंट को सब्सिडी मिलती है, ठीक है। तो आपका जो MSP है वो बोलेगा कि जिन चीज़ों की MSP हाई है, राइट, या जिनकी सब्सिडीज़ ज़्यादा हैं, हम वही चीज़ों को ग्रो करेंगे, बाकी चीज़ों को ग्रो नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि MSP डिक्लेयर कर दी गई है तो श्योरिटी है ना कि गवर्नमेंट तो खरीदेगी, कोई और नहीं खरीदेगा, राइट। तो उसमें भी ऐसी चीज़ों पर करते हैं, ऐसी चीज़ों को ग्रो करने के लिए ज़्यादा कोशिश करते हैं फार्मर्स जिन पर MSP ऑलरेडी डिसाइडेड हो बाय द गवर्नमेंट और अच्छी खासी हो, ठीक है। वीट राइस को सबसे ज़्यादा MSP मिलती है, जिसके कारण क्या होता है, इनका प्रोडक्शन हमेशा बढ़ जाता है और बाकी जो और दूसरी ज़रूरी चीज़ें उनका प्रोडक्शन कम हो जाता है, ठीक है। ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ब्लॉक्स कैन बी सेल्फ सफिशिएंट, कैसे हो सकता है भाई सेल्फ सफिशिएंट, गवर्नमेंट अगर प्रॉपर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करा दे तो, क्रेडिट लिंकेजेस हों और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हों, ये सारी चीज़ें अगर हम विलेज एरियाज़ में पहुँचा सकते हैं और वहाँ पर इफ़ेक्टिव डिसीजन मेकिंग अगर होती है, सही डिसीजंस लिए जा रहे हैं इन चीज़ों को लेकर, तो सेल्फ सफिशिएंट हुआ जा सकता है। क्रॉप्स अदर दैन व्हीट और राइस शुड बी एनकरेज, ये सब क्यों इनकरेज किए जा रही है, क्योंकि MSP मिलती है, ठीक है। देन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज का डेवलपमेंट करो, लेकिन ये भूल कर नहीं कि फ्यूचर जनरेशन को भी यहीं पर रहना है, राइट। इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट, रिड्यूसिंग पॉवर्टी, ये भी एक सही चीज़ है। देन चेकिंग ऑन नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस ऑफ लैंड, मोस्ट नहीं बट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देन चेकिंग फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स रिगार्डिंग सॉइल क्वालिटी, डालते बस नहीं रहना जाना है हमको कि भाई फर्टिलाइज़र डालते चलो, हमें ये भी देखना है कि हम जो फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं उससे फ़ायदा हो रहा है या नुकसान, गेटिंग, और हमें आगे क्या करना चाहिए। वाटर अवेलेबिलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट, बिना पानी के तो अपना एग्रीकल्चर होने से रहा। एंड कंट्रोलिंग फ्री बीज कंट्रोल करना ज़रूरी है, फ्री में कोई भी सामान देना बिल्कुल भी नहीं। ओके, फ्री पावर जो लोगों को दिया जा रहा है, फ्री पावर का मतलब क्या है, यहाँ पर ताकत नहीं, यहाँ पर है पावर का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो जिसके कारण क्या हो रहा है, फार्मर्स जो हैं पैसा नहीं लग रहा है, सब्सिडाइज पैसा लग रहा है, तो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूजेस करते हैं, सेपरेट ट्यूबवेल्स वगैरह लगवाते हैं, जिसके कारण पानी भी डिप्लीट हो रहा है, अंडरग्राउंड वाटर जो है वो भी डिप्लीट हो रहा है, ठीक है। और साथ में दूसरी परेशानियाँ भी आते जा रही हैं, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी चैप्टर एग्रीकल्चर। यहाँ पर हमने कहीं सॉल्यूशन डिस्कस करे हैं तो प्रॉब्लम्स भी डिस्कस यहाँ पर हो गई हैं, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी चैप्टर एग्रीकल्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट कर दें और सब्सक्राइब तो करना ही है, राइट। शेयर एज मच एज यू कैन, क्योंकि आखिर के कुछ दिन चल रहे हैं, अगर इसमें हम सही रिविजन कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।